नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, यदि किसान महापंचायत में खलल पड़ा तो मोदी योगी को यूपी में पैर नहीं रखने देंगे, राकेश टिकैत। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पीएम मोदी को काला झंडा दिखाने वाली सपा नेता रीता यादव पर कार्रवाई, आंदोलन के मूड में पार्टी। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अनिल देशमुख की गिरफ्तारी पर शरद पवार का फूटा गुस्सा, बीजेपी से बोले हर दिन हर घंटे की कीमत वसूलेंगे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। यदि किसान महापंचायत में खलल पड़ा तो मोदी योगी को यूपी में पैर नहीं रखने देंगे, राकेश टिकैत। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और 26 नवंबर 2021 को इसके 1 साल भी पूरे हो जाएंगे। इसके साथ ही अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव भी प्रस्तावित हैं, जिसको देखते हुए किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास किया है। टिकैत ने धमकी देते हुए कहा है कि 22 नवंबर को लखनऊ में होने वाली किसान महापंचायत में किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा होता है तो वे पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को यूपी में पैर नहीं रखने देंगे। गढ़मुक्तेश्वर के कार्तिक मेले में शामिल होने पहुंचे टिकैत ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा को चुनना एक भूल थी, उत्तर प्रदेश के लोगों को कमल के फूल को खत्म कर देना चाहिए। टिकैत ने एक भूल कमल का फूल का नारा भी दिया। अपने समर्थकों संग कार्तिक मेले में पहुंचे टिकैत ने मेले में समारोह के लिए बने मंच का उपयोग अपनी सियासी पिपाशा को शांत करने के लिए किया। उन्होंने मंच से भड़काने वाला भाषण दिया। जब इस संबंध में उनसे यह पूछा गया कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो कार्तिक मेले का उपयोग क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं राजनीति के संबंध में और कहां बात करूंगा। अगर मैंने सियासी बयान दिया है तो आप मेरे खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि कोई राजनीतिक बयान नहीं सुनना चाहता तो वो हमारी बैठकों में क्यों आ रहे हैं। बता दें कि कार्तिक मेला बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, जिसमें बड़ी तादाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लोग पहुँचते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी को काला झंडा दिखाने वाली सपा नेता रीता यादव पर कार्रवाई, आंदोलन के मूड में पार्टी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। इस दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना के विमानों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए थे। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर सियासत भी खूब हुई थी। पीएम मोदी को काला झंडा दिखाने के आरोप में समाजवादी पार्टी की नेता को 24 घंटे हिरासत में रखा गया। उन्हें कोर्ट में भी पेश किया गया। इसको लेकर सपा के नेताओं ने नाराजगी जताई है। बताया जाता है कि गोसाईगंज प्रभारी पुलिस के साथ पीएम मोदी के आगमन को लेकर ड्यूटी पर तैनात थे। पीएम मोदी सुल्तानपुर के कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके थे। पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के बाद संबोधित कर रहे थे। इसी बीच एक महिला ने काला झंडा दिखाया। महिला का नाम रीता यादव बताया जाता है। पुलिस का कहना है कि रीता यादव शांति व्यवस्था को भंग कर रही थी। ऐसी भी खबरें आई हैं कि रीता यादव समाजवादी पार्टी से जुड़ी हैं। पुलिस की कार्रवाई को लेकर महिला की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सूत्रों की माने तो वो इस मसले को उठाने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। चुनावी मौसम में समाजवादी पार्टी इस मामले को नहीं छोड़ना चाहती। 16 नवंबर को पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया था। पीएम मोदी ने योगी सरकार की उपलब्धियों का बखान भी किया था। खास बात यह है, पीएम के कार्यक्रम के अगले दिन 17 नवंबर को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक समाजवादी विकास यात्रा निकाली थी। अखिलेश यादव ने कई मुद्दों का जिक्र किया था। राज्य सरकार पर सपा सरकार के कामकाज को अपना बताने के आरोप लगाए थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी पर शरद पवार का फूटा गुस्सा, बीजेपी से बोले हर दिन हर घंटे की कीमत वसूलेंगे। जी हाँ दोस्तों, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ईडी सीबीआई को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। शरद पवार ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एनसीपी हो, कांग्रेस हो या शिवसेना, हमारे सहयोगियों को विभिन्न सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर परेशान किया जा रहा है। शरद पवार ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, मैं ये कह रहा हूँ, तुम कितने भी छापे मार लो, कितनी भी अरेस्ट कर लो, हम आम लोगों को साथ में लेकर महाराष्ट्र राज्य में कभी नहीं आने देंगे। आपको 100% हार का सामना करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ, तुमने अनिल देशमुख को जेल में डाला, उनके हर दिन की और हर उस घंटे की कीमत आज न कल जरूर वसूल होगी। पवार ने कहा, बदले की राजनीति की जा रही है, सत्ता का इस्तेमाल सम्मान के साथ करना पड़ता है, लेकिन इन लोगों के पैर जमीन पर नहीं है और सत्ता सिर चढ़कर बोल रही है। ये जो कुछ हो रहा है ये उसी का नतीजा है। पवार ने आगे कहा, अनिल देशमुख का ही मामला देख लीजिए। जिस अधिकारी ने आरोप लगाए थे वो भगोड़ा घोषित कर दिया गया। कहाँ गायब है पता नहीं, कौन से देश में है मालूम नहीं, समन है पर हाजिर नहीं हो रहा। अनिल देशमुख आज जेल के अंदर हैं।
इसका मुख्य कारण है केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग। कुछ लोगों ने धंधा बना लिया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम लिए बिना निशाना साधते हुए कहा, सत्ता हाथ से चले जाने से कुछ लोग अस्वस्थ हैं। हर रोज केंद्र को लिस्ट भेजते हैं और मांग करते हैं इनकी जांच करो। शरद पवार ने कहा, एकनाथ खड़से भाजपा में थे, वे एनसीपी में शामिल हुए, उनकी पत्नी को ईडी ने बुला लिया, फिर मामले दर्ज किए गए। ये लोग शिवसेना के संजय राउत के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए तो उनकी पत्नी को बुलाया, बयान लिया और परेशान किया। अजीत पवार के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए, राज्य सरकार को अस्थिर करने के प्रयास किए गए। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक समाज के मंत्री हसन मुशर्रफ के छापे मारे लेकिन कुछ नहीं मिला। ऐसे कितने उदाहरण मैं आपको बताऊं। महाराष्ट्र सरकार अपने हाथों से निकल गई है, उन्हें भाजपा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। विजय रथ यात्रा के समापन के बाद अखिलेश का दावा, उत्तर प्रदेश की नई विधानसभा में बीजेपी की सीटें रहेंगी खाली। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने गाजीपुर से लखनऊ तक विजय रथ यात्रा पूरी करने के बाद गुरुवार को कहा कि लोगों का उत्साह बता रहा है कि उत्तर प्रदेश की नई विधानसभा में भाजपा की सीटें खाली रहेंगी। यादव ने ट्वीट किया, गाजीपुर से लखनऊ तक उमड़ी जनता के जोश ने दिखा दिया है कि सपा एवं अन्य सहयोगियों की रैली में आए हुए तथा भाजपा की ठंडी रैली में लाए गए लोगों में क्या अंतर है। भाजपा की रैलियों में खाली सीटें बता रही हैं कि 2022 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की नई विधानसभा में भी भाजपा की सीटें खाली रहेंगी। पार्टी के एक नेता ने बताया कि बुधवार को दोपहर करीब 12:30 बजे गाजीपुर से शुरू हुई यादव की रथ यात्रा लगभग 350 किलोमीटर की दूरी तय करके गुरुवार को सुबह करीब 4:30 बजे लखनऊ पहुंची तथा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पार्टी समर्थकों की भारी भीड़ यात्रा के स्वागत के लिए रात भर खड़ी रही। यात्रा के इस चौथे चरण के दौरान यादव के साथ सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और जनवादी पार्टी के संजय चौहान मौजूद थे। सपा की विजय रथ यात्रा पिछले महीने कानपुर से बुंदेलखंड क्षेत्र तक शुरू की गई थी। यह बाद में लखनऊ से हरदोई और उसके बाद फिर गोरखपुर से कुशीनगर गई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सीमा के नजदीक 25,000 एकड़ भूमि पर चीन ने बसाए गांव। कांग्रेस ने केंद्र पर सुरक्षा से समझौते के लगाए आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ अक्षम्य समझौता करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चीन डोकलाम के नजदीक भारतीय सीमा में हजारों एकड़ भूमि पर गांव बसाकर देश की सुरक्षा को चुनौती दे रहा है, लेकिन सरकार इस बारे में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से साफ है कि चीन ने भूटान के नजदीक भारतीय सीमा में 25,000 एकड़ भूमि पर गांव बसाया है और उसने यह काम पिछले वर्ष मई से नवंबर के बीच किया है, लेकिन हमारी सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। गौरव वल्लभ ने कहा कि चीन ने एक नहीं कई गाँव बसाए हैं और डोकलाम के नजदीक बड़े स्तर पर निर्माण कार्य किया है। उसने वहाँ पक्की सड़कों का भी निर्माण किया है, लेकिन भारत सरकार उसकी गतिविधियों को रोकने में असमर्थ रही है। प्रवक्ता ने कहा कि चीन की हमारी सीमा पर जारी गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन गई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर चुप्पी साधे हैं। गौरव वल्लभ बोले, उनकी सरकार की यह चुप्पी देश के वीर सैनिकों का अपमान है। यह चिंता की बात है कि चीन की सीमा पर बढ़ते आक्रामक रुख को लेकर भारत सरकार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उनका कहना था कि राष्ट्रीय सुरक्षा का यह मामला अत्यंत गंभीर है और प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़कर देश की जनता को इस बारे में जवाब देना चाहिए। सच सामने है, अब तो देश के गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा ले सरकार, कांग्रेस। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी कांड को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर रही है। लखीमपुर कांड में केंद्रीय मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा मुख्य अपराधी है। कांग्रेस ने कहा है कि आशीष मिश्रा को बचाने के लिए जिला अदालत में उनके वकीलों की कई दलीलों के बावजूद उसके गुनाहों का खुलासा हो गया है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को केंद्रीय मंत्री को तत्काल मंत्री पद से हटा देना चाहिए। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया, अब तो सच सामने है, अब देश के गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं? अब क्या किसान की जान से ज्यादा कीमत मंत्री की कुर्सी की है? अब प्रधानमंत्री उसे क्यों बचा रहे हैं? देश जवाब मांगता है। उन्होंने इसके साथ ही एक खबर पोस्ट की है जिसमें लिखा है, 3 अक्टूबर को 2:30 से 3:30 बजे तक कहां था साबित नहीं कर सका आशीष मिश्रा। बचाव पक्ष के लोगों ने कोर्ट को बताया कि 60 लोगों ने उसे घटनास्थल पर देखा था। इधर सुप्रीम कोर्ट ने आज लखीमपुर खीरी हत्याकांड की विशेष जांच दल एसआईटी जांच की निगरानी के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया है। इस घटना को लेकर किसानों का आरोप है कि जिस कार से 4 लोगों को कुचला गया, उस पर श्री मिश्रा का पुत्र आशीष मिश्रा बैठा था और जानबूझकर किसानों को कुचला गया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, बोली कांग्रेस की सत्ता आने पर महिलाओं का रखा जाएगा ध्यान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वारा बुधवार को चित्रकूट पहुंची, जहां उन्होंने मंदिर में माथा टेका और महिलाओं को गले लगाया। साथ ही प्रियंका गांधी ने स्वामी अत्स्य गजेंद्रनाथ मंदिर में पूजन कर सभी का आभार जताया।
पूजा करने बाद प्रियंका गांधी कुछ दूरी पर स्थित मंदाकिनी किनारे पहुंची। यहाँ उन्होंने मंच से महिलाओं के संग संवाद किया। प्रियंका के सामने स्वयं सहायता समूह चलाने वाली बिठारी गांव की गिरजा देवी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मिथिलेश देवी ने अपनी संघर्ष की बातें बताईं। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं को हर जगह प्राथमिकता दी जाएगी। महिलाओं में जोश जुनून भरते हुए प्रियंका ने कहा कि बहुत हुआ इंतजार, अब सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे और उसे कब तक आस लगाओगी। कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। महिलाओं को एकजुट होकर राजनीति में अपना हक मांगना चाहिए। कांग्रेस पार्टी 40% महिलाओं को टिकट देगी। आगे उन्होंने कहा कि बुधवार को उत्तर प्रदेश में महिला मतदाताओं के लिए एक आउटरीच कार्यक्रम आधी आबादी के लिए पार्टी की 100 दिनों की कार्य योजना का शुभारंभ करेंगी। कांग्रेस महासचिव उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट दिए जाने का ऐलान कर दिया है। प्रियंका गांधी ने महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे भी किए हैं और जिसके लिए अलग से घोषणा पत्र तैयार किया गया है। कुछ प्रमुख वादों में कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए स्मार्टफोन और दोपहिया वाहन, गृहिणियों के लिए मुफ्त में 3 सिलेंडर, सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रति माह 10,000 रुपए का मानदेय और वृद्धा विधवा शामिल हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आंदोलन, पंचायत में बोले टिकैत सरकार से नाराज है किसान, चुनाव में भाजपा का बस्ता थामने वाला भी नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन भाकियू के अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि मुजफ्फरनगर के किसानों पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी है, लेकिन किसानों को लंबा संघर्ष करना होगा। आंदोलन को दिनचर्या का हिस्सा बना ले, किसान बॉर्डर को मजबूत करें। सरकार झुक रही है। 22 को लखनऊ, 26 को गाजीपुर, 29 नवंबर को संसद और 12 दिसंबर को कैराना कूच का आह्वान किया गया। किसान बारूद के ढेर पर बैठे हैं, आंदोलन से ही जिंदा रहेंगे। यह जिम्मेदारी सबको निभानी होगी। किसान भवन पर बुधवार को आयोजित पंचायत में टिकैत ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कोई भाजपा का बस्ता थामने वाला भी नहीं मिलेगा। किसान भाजपा सरकार से बेहद नाराज हैं। किसान आंदोलन इतिहास बन गया है। मुजफ्फरनगर पर करोड़ों लोगों की निगाह टिकी है। भाजपा सरकार के साथ लड़ाई है। किसान मजबूत रहें। सरकार झुक रही है। जमीन से मोहभंग करना सरकार की साजिश है। जमीन कम हो रही है। किसान से जमीन बेचने और खरीदने का अधिकार भी यह लोग छीन लेंगे। जाति और मजहब को भूलकर किसानों को एक होना होगा। जनसमूह और पैसे के अभाव में आंदोलन कमजोर नहीं होने देंगे। सिंघू बॉर्डर पर कोई ढील नहीं है। किसानों को गाजीपुर का बॉर्डर भी मजबूत करना है। किसान आंदोलन बड़ी जिम्मेदारी है, सबको निभानी होगी। आंदोलन को दिनचर्या का हिस्सा बना लो। भाकियू नेता ओमपाल मलिक ने कहा कि गठवाला खाप आंदोलन में साथ खड़ी है। अध्यक्षता ठाकुर जगत सिंह और संचालन विजेंद्र बालियान ने किया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पंचायत को रोका तो अब की जमीन पर न सीएम उतरेगा और न पीएम। राकेश टिकैत ने दी चेतावनी, बोले एक भूल कमल का फूल सफा करो। जी हाँ दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में किसान बीते 11 महीनों से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वे लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं और अपनी मांगों पर भी अड़े हुए हैं। वहीं हाल ही में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत अपने कुछ किसान साथियों के साथ गढ़मुक्तेश्वर के कार्तिक मेले में पहुंचे, जहां उन्होंने पंचायत कर सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। किसान नेता ने इस दौरान चेतावनी भी दी कि अगर लखनऊ में होने वाली किसान महापंचायत में किसी ने दखल दिया तो यूपी की जमीन पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं उतर पाएंगे। राकेश टिकैत से रिपोर्टर ने सवाल किया कि आप कह रहे थे कि कमल के फूल का सफाया करो, कार्तिक मेले में आप राजनीतिक बातें क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब देते हुए राकेश टिकैत ने कहा, और कहाँ करेंगे राजनीति की बात? भाई, अगर हमने कार्तिक मेले में राजनीति की बात की है तो हमारे ऊपर मुकदमा लगा दो। जिसे मेले में राजनीतिक बातें नहीं सुननी, वो हमारी सभा में क्यों आ रहा है? राकेश टिकैत ने अपनी बात को बढ़ाते हुए आगे कहा, दूसरे नेता भी अपनी बातें कर लें। हमने मंच पर कहा कि यह जनता की आवाज है कि एक भूल कमल का फूल सफा करो। राकेश टिकैत ने इस बीच लखनऊ में होने वाली महापंचायत पर भी बात की और कहा कि हमारी तैयारी पूरी है। हालांकि इस पर रिपोर्टर ने पूछा, योगी के गढ़ में कहीं मुकदमा न दर्ज हो? इस बात का जवाब देते हुए राकेश टिकैत ने कहा, उनको भी प्रदेश में कहीं जाना होगा ना। अगर हमारी पंचायत को रोका या उसे डिस्टर्ब किया तो न प्रधानमंत्री कहीं उतर पाएगा न ही मुख्यमंत्री। अगर हमारी पंचायत रोकी तो मुख्यमंत्री यूपी की जमीन पर तो उतरेंगे नहीं। मुख्यमंत्री अपनी सभा करें और हम अपनी कर रहे हैं। बता दें कि राकेश टिकैत से एक इंटरव्यू में सईद अंसारी ने पूछा था कि क्या आप लखनऊ को दिल्ली बनाकर अपनी मांगे मनवा पाएंगे, जो आप दिल्ली को घेर कर भी नहीं कर पाए। इस पर राकेश टिकैत ने जवाब दिया था, लखनऊ में पंचायत है, एक दिन की वहाँ पर मीटिंग रहेगी। हमारी मांगे अजय टेनी की गिरफ्तारी, उसकी बर्खास्तगी, वो जांच को प्रभावित करता रहेगा। उन किसानों को मुआवजा जो चोटिल हुए थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। गाजीपुर में गरजे अखिलेश, कहा बोल और बुलडोजर का होगा खात्मा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का अधूरा काम होगा पूरा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है।
उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही बुल और बुलडोजर खात्मा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में फिर समाजवादी सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का अधूरा काम पूरा किया जाएगा। अखिलेश यादव ने गाजीपुर से सपा की विजय रथ यात्रा की शुरुआत करने से पहले मोहम्मदाबाद के पखनपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सपना सपा का था और एक्सप्रेसवे का अधूरा काम पूरा करेंगे। उन्होंने योगी सरकार ने कहा था कि देंगे, परंतु युवाओं को नौकरी कहाँ मिली। उन्होंने कहा कि चिलमबाज बाबा जब तक उत्तर प्रदेश में रहेंगे तब तक प्रदेश का विकास होने वाला नहीं है। अखिलेश ने कहा कि डीजल पेट्रोल को महंगा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का युवा बदलाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि गाजीपुर वीरों की धरती है, नाम बदलने वाली सरकार को हम बदलकर प्रदेश का विकास करेंगे। उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस यही नहीं रुकेगा, गाजीपुर तक इसका विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में युवा बेरोजगार है, नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है। सपा की सरकार बनते ही युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव के लिए तैयार है। यूपी पीएम मोदी के कार्यक्रम में हंगामा, महिला ने की नारेबाजी, काला झंडा भी दिखाया। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए थे। पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था के बावजूद एक महिला ने कार्यक्रम में हंगामा किया और काले झंडे दिखाए। हुआ ये कि पीएम मोदी की जनसभा में एक महिला आगे बैठी थी। पीएम मोदी ने जैसे ही संबोधन शुरू किया, सबसे आगे की कतार में बैठी महिला अचानक उठ खड़ी हुई और गैलरी में आ गई। महिला ने पीएम मोदी को काला झंडा दिखाने की कोशिश की और मोदी योगी के खिलाफ नारे भी लगाए। गैलरी में पहुंची महिला को देख सुरक्षाकर्मी तत्काल उसकी तरफ लपके। सुरक्षाकर्मियों ने महिला के हाथ से काला झंडा छीन लिया और उसे हिरासत में लेकर जनसभा स्थल से बाहर ले गए। हिरासत में ली गई महिला समाजवादी पार्टी सपा की रीता यादव बताई जा रही है। रीता यादव सुरक्षाकर्मियों को चकमा देकर किसी तरह पीएम मोदी के कार्यक्रम में पहुंच गई थी। रीता यादव की ओर से नारेबाजी किए जाने और काला झंडा दिखाए जाने की कोशिश के बाद मौके पर हंगामा हो गया। लोग कार्यक्रम स्थल से निकलने लगे तो अफरा तफरी मच गई। कार्यक्रम स्थल पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने हालात को किसी तरह संभाला और भीड़ में फंसी महिलाओं को सहारा देकर किसी तरह वहां से निकाला। कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी के कारण दर्जनों कुर्सियां भी टूट गईं। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने सुल्तानपुर में आयोजित कार्यक्रम में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन में मजदूरों को नहीं मिली थी बसें, लेकिन अब पीएम की रैली के चलते बसों की किल्लत पर प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्रियों की रैलियों के लिए बसों के इस्तेमाल को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जब लाखों मजदूर पैदल चलकर अपने गांव लौट रहे थे, तब भाजपा सरकार ने मजदूरों को बसें मुहैया नहीं करवाई थी। उन्होंने कुछ अखबारों की खबरों का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए यह निशाना साधा है। उन खबरों में बताया गया है कि पीएम मोदी की रैलियों के लिए सरकारी बसों का इंतजाम किया जा रहा है। एक खबर में बताया गया है कि 19 नवंबर को महोबा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए 1600 बसों का इंतजाम किया जा रहा है। इनका खर्च सिंचाई विभाग उठाएगा। इसके साथ ही बताया गया है कि जिला प्रशासन ने परिवहन विभाग से भी बसें मांगी है। वहीं दूसरी खबर में बताया गया है कि आजमगढ़ में रैली में भीड़ जुटाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग से 40 लाख रुपए मांगे गए हैं। एक अन्य खबर में बताया गया है कि कैसे पीएम मोदी की रैली में बसें लगाने के बाद सवारियों के लिए बसों का टोटा हो गया है। सवारियों को अपने गंतव्य तक जाने के लिए बसें नहीं मिल रही हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, लॉकडाउन के दौरान जब दिल्ली से लाखों श्रमिक बहन भाई पैदल चलकर ऊपर में अपने गांवों की तरफ लौट रहे थे, उस समय भाजपा सरकार ने श्रमिकों को बसें उपलब्ध नहीं कराई थी। लेकिन पीएम और गृह मंत्री की रैलियों में भीड़ लाने के लिए सरकार जनता की गाड़ी कमाई के करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करीब 22,500 करोड़ रुपए की लागत से बने करीब 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सुल्तानपुर में उद्घाटन करेंगे। बताया जा रहा है कि वहां रैली में भीड़ को पहुंचाने के लिए सरकारी बसों को लगा दिया गया है। सुल्तानपुर के आसपास के बस स्टेशन खाली पड़े हैं। वाराणसी और फैजाबाद के बस स्टेशन पर भी कुछ ही बसें नजर आ रही हैं। सवारियां वहां पर बसों का इंतजार कर रही हैं। विपक्ष का दावा है कि 2000 राज्य परिवहन की बसों का इस्तेमाल रैली में भीड़ लाने के लिए किया जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जब सच बोलने की सजा मिले तो साफ है, झूठ सत्ता में है। प्रेस दिवस पर राहुल गांधी ने पत्रकारों का मुद्दा उठाया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर मंगलवार को केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि जब सच बोलने की सजा होती है तो ये साफ है कि झूठ सत्ता में है। भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) की स्थापना के मौके पर हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर कहा कि जब सच बोलने की सजा होती है तो यह साफ है कि झूठ सत्ता में है।
राहुल गांधी ने वीडियो भी साझा किया जिसमें त्रिपुरा समेत कई स्थानों पर पत्रकारों की गिरफ्तारी और उन पर हमलों और उससे जुड़ी खबरों का जिक्र किया गया है। इससे पहले आज दिन में राहुल गांधी ने केंद्र के विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर करीब 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में भी एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जब किसान नाम के आगे शहीद लगाना पड़े, समझ जाओ सरकार की क्रूरता हद से पार हो गई है। अन्नदाता सत्याग्रह को नमन। गौरतलब है कि त्रिपुरा में हिंसा की हालिया घटनाओं को कवर करने वाली 2 पत्रकारों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था। इसके अलावा हिंसा की खबरों को पोस्ट करने वाले कई पत्रकारों और आम लोगों के खिलाफ भी यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। इसे लेकर राहुल गांधी ने रविवार को बीजेपी शासित सरकार पर आरोप लगाया था कि ये पत्रकारिता की हत्या करने में व्यस्त है।